हमने देखा है पिछली लहर में बहुत सारे लोग कई तरह के चीज़ों को का अत्यधिक सेवन कर रहे थे, जो आयुर्वेद की बात करते हैं उसमें। तो यदि आप उसको अत्यधिक गर्म पानी पीते हैं तो हो सकती है पेट की जो गैसेज हैं, अल्सर की संभावना बढ़ती है। एक्सेस किसी भी चीज़ का खराब है क्या कि जो हमारे जो गवर्निंग बॉडी है, जो ICMR है, उसके गाइडलाइंस पे हम लोग चलते हैं। जितनी हमारी जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, सारे लोग ICMR के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। जो यदि फीवर आता है 100 के एबव फीवर रहता है तो हमें पैरासीटामोल लेना चाहिए, जो कि हर एक घर में अवेलेबल होता है या रहना चाहिए। जहाँ तक हम बच्चों की बात करें तो अभी बच्चों को हम लोगों ने अभी तो इनिशियली शुरू किया है अभी वैक्सीनेशन का। बूस्टर का डोज तब आएगा जब हम 2 डोज ले चुके हैं, तब हम 3rd के लिए सोचेंगे। देश में कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में कोरोना के कई वेरिएंट हो चुके हैं। पहला लहर, दूसरा लहर, अब तीसरी लहर ये बताई जा रही है और काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर बी मृणाल झा हैं, जानेंगे कौन से उनके सिम्टम्स हैं ये नए वेरिएंट के। जी नमस्कार। जैसा कि तीसरी लहर हमारे देश में दस्तक दे चुकी है और हम सारे लोग, हमारे जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, सरकार है, सारे डॉक्टर्स इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित हैं। सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी लहर को लेकर के यदि आपको लगता है कि फीवर या जुकाम जैसे सिम्टम हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। इसके बाद जांच कराना चाहिए। यदि हम निगेटिव आता है उसमें, तभी हमको अपने आइसोलेशन से बाहर आना चाहिए। पहला जो काम है, हमें अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। लगातार फीवर और बुखार तो वायरल्स में भी होते हैं। ऐसे में चिन्हित कैसे किया जाए? एकमात्र तरीका जांच ही है जिससे ये चिन्हित हो पाएगा। जी सही कहा आपने कि जो कॉमन जो फ्लू हैं वो भी होते हैं और हर एक साल होते हैं। इसके दोनों को डिफ्रेंशिएट करना का एक ही तरीका है कि जब हम RT-PCR कराते हैं, हमारा जांच होते हैं, उसमें यदि हम निगेटिव होते हैं तभी हम मान के चलेंगे कि कॉमन फ्लू है हमें। नहीं तो सेम टाइप के सिम्टम रहते हैं जो हमें कोरोना में भी के केसेज में भी और नॉर्मल फ्लू में भी मिलता है। जांच से ही पता चलता है कि दोनों में क्या अंतर है। लगातार कोरोना बढ़ रहा है बिहार सहित देश में। अगर हम बात करें तो NMCH में भारी मात्रा में डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स पाए गए हैं। तो क्या इसको लेकर सरकार और जो स्वास्थ्य विभाग है उससे किस प्रकार से चूक हो पाई? आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स में इतने तेज़ी से फैल रहे हैं? सही कहा आपने। डॉक्टर्स सबसे नज़दीक होते हैं किसी भी बीमारी को जब हम करते हैं, खास के जो चूँकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और तीसरी लहर में एक आप देखेंगे संक्रमण का दर काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो पहले और दूसरी लहर के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं पॉजिटिव मिले हैं। है क्या कि इस बार जो केसेज हो रहे हैं थोड़ा माइल्ड हैं, जो हम लोगों ने शुरू में डिटेक्ट उतना नहीं कर पाए थे। हमारे सारे डॉक्टर्स ने अपना जांच करवाया है, जिसमें जो उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा परसेंटेज में डॉक्टर्स पाए गए हैं पॉजिटिव। ये बात सही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारे सारे डॉक्टर्स ने एक साथ जांच करवाया है। दूसरा, जो इस बार के सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, इसीलिए शुरू में काफ़ी संक्रमण तेज़ी से फैला, जिसके कारण बहुत सारे डॉक्टर्स एक साथ पॉजिटिव हो गए थे। पिछले बार हॉस्पिटलिटी की जो संभावनाएं थी ज़्यादा थी और इस बार लोगों में कम बताई जा रही है। पिछले बार ऑक्सीजन की ज़रूरत लोगों को ज़्यादा पड़ रही थी। इस बार बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ और आसानी से वो पॉजिटिव से निगेटिव हो गए। तो क्या लगता है इस बार जो ऑक्सीजन की कमी हो या ये तमाम चीज़ें हैं और उनको ज़रूरतें पिछले बार से कम पड़ रही हैं, तो इस बार का जो वेरिएंट है वो पिछले बार से कमज़ोर है या उससे ज़्यादा मजबूत? सबसे अच्छी बात इस बार ये है कि जो केसेज हो रहे हैं, जो नंबर ऑफ़ केसेज तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो सिम्टम्स हैं बहुत माइल्ड हैं, जिसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो या हमारे जो CT स्कैन या एक्सरे में जो चेंजेज हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। खास के जो भी कोई वायरल जो डिजीज़ होता है उसमें आप देखेंगे कि हर एक साल जो भी जीनोम होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। तो इस बार का जो संक्रमण का दर ज़्यादा है, लेकिन जो सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हैं, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेशियो देखेंगे बहुत कम है, नगण्य के बराबर है।
और हम सलाह भी देते हैं। आपके माध्यम से भी हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि पैनिकी का ज़रूरत नहीं है, बहुत वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस अनटिल कि यदि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94 के कम आता है तभी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए सोचना है, नहीं तो हम घर में ही रहें और अपने आप को आइसोलेट करके रखें। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए हमें सुरक्षित रहना है, दूसरों को भी अपने इस संक्रमण से बचाना है। अदरवाइज इस बार के सिम्टम बहुत माइल्ड हैं, इसीलिए हमको बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम परसेंटेज पेशेंट हैं जिन्हें ऑक्सीजन देने का भी ज़रूरत पड़ रहा है। कोरोना को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं उसमें अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो चुका है तो उसको किस समय में हॉस्पिटलाइजेशन किया जा सके, कब उनको ज़रूरत होगी कि उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। है क्या कि यदि हम पॉजिटिव हैं तो बहुत सारे वरीड हो जाते हैं, हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्किल हैं, तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार के जो सिम्टम्स हैं इस तीसरी लहर में बहुत माइल्ड हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत पड़ता है। हमें हॉस्पिटलाइजेशन को भी डिस्करेज करना चाहिए, घर में ही रह के कोशिश करना चाहिए हम आइसोलेशन को मेंटेन करें। जहाँ तक हॉस्पिटलाइजेशन की बात है उसमें एक हमें सबसे पहले एक छोटा सा यंत्र है जिसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, 1000-1500 रुपये में मिलता है वो यंत्र, जिसको हम उंगली में लगाते हैं और हमारा जो बॉडी का ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो बताता है। बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकते हैं। तो उसमें यदि हमारा सैचुरेशन 94 या उसके एबव आता है तो हमें बिल्कुल ही चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, हमको हॉस्पिटलाइज होने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि 94 के नीचे आता है ऑक्सीजन का सैचुरेशन तो हमें प्रोनिंग करना चाहिए। प्रोनिंग मतलब कि जैसे हम पीठ के बल सोते हैं घर में, सो पीठ के बल नहीं, पेट के बल सो के देखेंगे, उसके आधे घंटे के बाद फिर से हम चेक करेंगे। यदि हमारा ऑक्सीजन का सैचुरेशन 94 या उसके अबव आ जाता है तो भी हमें हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन यदि लगातार 94 के नीचे रहता है सैचुरेशन तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, उनके सलाह पे ही हमको एडमिट होना चाहिए। मेडिसिन की बात अगर होती है तो अगर फर्स्ट एड के तौर पे कौन सी मेडिसिन लोगों को घर में अवेलेबल रखना चाहिए, इसलिए कि किसी को भी अभी फ्लू हो सकता है और वो फ्लू है या कोविड है इसकी जांच होगी, उससे पहले कौन कौन से मेडिसिन उनको दिए जाने की जो डॉक्टर्स लोग बताते हैं, तो कौन कौन से वैसे मेडिसिन होंगे जो घर में रखा जाना चाहिए? अभी जो यदि फीवर आता है 100 के एबव फीवर रहता है तो हमें पैरासीटामोल लेना चाहिए, जो कि हर एक घर में अवेलेबल होता है या रहना चाहिए। उसमें हम लोग बॉडी वेट के हिसाब से 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम देते हैं एडल्ट में। इसके अलावे जो जिंक के साथ बी कॉम्प्लेक्स है उसको ऐड करना चाहिए। यदि फीवर परसिस्ट करते हैं या लगातार खांसी रहती है तो एक हमको एंटी एलर्जिक लेना है, सेट्रिजिन टैबलेट पर डे एक लेना है, 5 दिन तक उसको ऐड कर सकते हैं। इसके साथ एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम एडल्ट में हम लोग देते हैं पर डे के हिसाब से। ये मेडिसिन सफिशिएंट हैं, लेकिन शायद इसमें से यदि ज़रूरत के हिसाब से ही हमको मेडिसिन लेना चाहिए, वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। ये गर्म पानी की बातें कही जाती हैं कि गर्म पानी पीने से और नींबू यानी विटामिन सी उसमें होता है, उसको लेकर लगातार घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं, तो वो कितना कारगर है? ये तो रेगुलर करना चाहिए, ये तो इलाज का पार्ट नहीं, हमारे जो घर का घरेलू उपचार है जो कि रेगुलर करना है हमें। हम बताते हैं अपने पेशेंट को भी और जो हमारे सर्किल के लोग हैं उनको बताते हैं कि जो गार्गलिंग नमक दे के गार्गलिंग कर सकते हैं, 3 से 4 बार गार्गलिंग करना चाहिए, या यदि हम बीटाडीन डाल के तब गार्गलिंग करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो ये 3 से 4 बार ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी करना चाहिए, आप कोरोना से ग्रसित नहीं भी हैं तब भी अभी जो सर्दी का सीज़न है उसमें ज़रूर करना चाहिए, गार्गलिंग मस्ट है। लेकिन कई बार होता है ना कि लोग गार्गलिंग इतने गार्गलिंग करते हैं कि गला को जला डालते हैं, उनको लगता है ये भी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 3 to 4 टाइम्स होना चाहिए। वो भी जो रेशियो है उसको बहुत सारे लोग उसको करने के 10 बार 12 बार कर रहे हैं, गला को ही डालते हैं। लगातार गर्म पानी पीने से क्या शरीर के आंतरिक अंगों पर
नुकसान होगा या उन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? गर्म पानी पीना चाहिए ऑलवेज है कि जो हमारा जो कोल्ड ये जो हम ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का, उसको ऑलवेज डिस्करेज करना चाहिए। नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जहाँ तक गार्गलिंग के लिए है, जितना हम सह सकते हैं पानी को, नमक डाल के यदि हम पानी पीते हैं तो उसको अंदर निगल भी सकते हैं। यदि हम बीटाडिन डालते हैं या कोई डालते हैं मेडिकेटेड जो रहता है, उसमें हम फिर गार्गल को बाहर फेंक देते हैं। इसलिए नमक डाल करके यदि हम पानी पीते हैं उसको हम निगल भी सकते हैं, घूट लेते हैं। कई बार अफवाहें ये भी होती हैं कि गर्म पानी पीने से अल्सर वगैरह की समस्याएं होती हैं। जी, किसी भी चीज़ का एक्सेस लेना हानिकारक है। हमने देखा है पिछली लहर में बहुत सारे लोग कई तरह के चीज़ों को का अत्यधिक सेवन कर रहे थे, जो आयुर्वेद की बात करते हैं उसमें। तो यदि आप उसको अत्यधिक गर्म पानी पीते हैं तो हो सकती है पेट की जो गैसेज हैं, अल्सर की संभावना बढ़ती है। एक्सेस किसी भी चीज़ का खराब है, इसीलिए उसको डिस्करेज करना चाहिए। बूस्टर डोज की बातें चल रही हैं, तो बूस्टर डोज जो बच्चों में अभी शुरुआती फेज़ में अभी डोज दिया जा रहा है और बाकी लोगों को बूस्टर डोज दिया जाएगा 18 से ऊपर वाले के, तो क्या उन बच्चों को भी बूस्टर डोज लगाया जाएगा? ये बूस्टर डोज का ज़रूरत तब पड़ता है जब हमारे जो इम्यून सिस्टम है, जब लगता है हमको कि जो प्रतिरोध की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तब हम बूस्टर डोज की अभी बात कर रहे हैं। हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो ऑलरेडी 2 डोज ले चुके हैं पहले से। उसके बाद क्या है कि जो हमारा प्रोटेक्शन है, अभी तक का जो रिसर्च है उसमें कहता है कि 9 मंथ तक हमारे जो एंटीबॉडी की जो क्षमता है काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद शायद थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। ये जो बूस्टर डोज है एहतियात के तौर पर हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उन्हें दिया जा रहा है। जहाँ तक हम बच्चों की बात करें तो अभी बच्चों को हम लोगों ने अभी तो इनिशियली शुरू किया है अभी वैक्सीनेशन का। बूस्टर का डोज तब आएगा जब हम 2 डोज ले चुके हैं, तब हम 3rd के लिए सोचेंगे। अभी रिसर्चेज चल रहे हैं हमारे बच्चों पे। पहले तो हम 2 डोज दे दें बच्चों को भी। अभी जो हमारे युवा हैं 15 से 18 साल के, उनको हम लोग अभी दे रहे हैं, जो वैक्सीनेशन शुरू किए हैं। यदि हम 2 डोज पहले पूरा करेंगे, हमारे रिसर्चेज में भी क्या आते हैं, अभी तो लगातार चल रहे हैं, उसके बाद हम सोचेंगे बूस्टर डोज कॉमन पॉपुलेशन को भी देना है या हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ही देना है। वैसे बच्चे जिनको डोज नहीं लगाया जा सकता है, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहे, कोरोना उनके आसपास न जाए? बच्चों को सबसे पहले आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, चूँकि बच्चों में चंचलता ज़्यादा होती है। मास्क भी आप कहेंगे बार बार हटाते हैं। आप कई लोगों से मिलते जुलते हैं, सपोज कि दादा से भी मिलेंगे, चाचा से भी मिलेंगे, माँ से भी मिले, तो उनकी जो घुलने मिलने की जो कैपेसिटी है ज़्यादा होती है। सबसे पहले उनको आइसोलेट करना चाहिए। इसके अलावे जो गर्म चीज़ों का सेवन उनको थोड़ा कराना चाहिए। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन है उसको हम बिल्टअप करना चाहिए। ये सब एहतियात हम यदि उनको, इसके अलावे भी यदि फीवर या यदि लगता है कॉमन फ्लू टाइप कोई सिम्टम होते हैं तो उस पर हमको तुरंत मेडिकेशन देना चाहिए, पेडियाट्रिशियन से सलाह लेना चाहिए। क्वारंटाइन का जो समय सीमा है 14 से 7 दिन कर दिया गया है, तो क्या 7 दिनों में जो पहले 14 दिनों में हो पाता था वो हो पाएगा? सही, बहुत सही प्रश्न है आपका। बहुत सारे लोगों के मन में आता है पिछली बार 14 दिन का क्वारंटाइन था, आइसोलेशन था, इस बार 7 दिन क्यों किया गया है क्या कि जो हमारा जो गवर्निंग बॉडी है, जो ICMR है, उसके गाइडलाइंस पे हम लोग चलते हैं। जितनी हमारी जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, सारे लोग ICMR के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। और जो वायरस है इसके जीनोम में लगातार चेंजेज होते रहते हैं। पिछले बार जो गाइडलाइंस थे 14 दिन के बाद भी हम लोगों को जांच करा के यदि हम निगेटिव होते हैं तब हमको आइसोलेशन से मुक्त करना होता था। इस बार जो हमें जो गाइडलाइंस मिले हैं उसमें है क्या कि यदि कभी हमको लगता है कि सिम्टम से कि कॉमन कोरोना से पीड़ित हैं, तो हम जब जांच कराते हैं, जिस दिन मेरा जांच पॉजिटिव आता है उसके 7 दिन तक हमको अपने आप को आइसोलेट करके रखना है। इसके अलावे फिर से हमें रिपीट जांच का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि हमको लगता है कि नहीं, हमारे ऑक्सीजन के सैचुरेशन कम है लगातार उसके बावजूद भी, या फीवर खास करके परसिस्ट कर रहा है, तो कम से कम 3 दिन फीवर नहीं रहे, उसके बाद ही हम 4th डे से अपने आप को आइसोलेशन से मुक्त कर सकते हैं। यही गाइडलाइंस हैं अभी के।
जो ICMR की गाइडलाइंस है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। पिछले 14 दिन को नहीं, अभी 7 दिन का ही हम लोग आइसोलेशन जी, रखें। एक आखिरी सवाल है, जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उनकी क्या संभावनाएं हैं कि उनको कोविड हो या कोविड का जो भी वेरिएंट हो? जो हमारे जो वैक्सीन हैं, जो वो दूसरे भी वेरिएंट पर, जैसे आप देखेंगे जब हम वैक्सीन लिए थे हम लोग, उस समय डेल्टा वेरिएंट नहीं था, जी। लेकिन उस पर भी ये कारगर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो लोग वैक्सीन लिए हुए हैं उनकी जो इन्फेक्टेड होने की जो संभावना है बहुत कम होती है। यदि होते भी हैं, इन्फेक्टेड होते भी हैं, तो तब भी जो उसके इफ़ेक्ट हैं, जो डिजीज़ के इफ़ेक्ट हैं, बहुत माइल्ड हो रहे हैं। इसलिए वैक्सीन मस्ट है। वैक्सीन, वैक्सीन एंड वैक्सीन, यही हमें बचा सकता है। चूँकि हमारे पास जो ट्रीटमेंट का जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, इसलिए वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है। वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए सब। तो हमारे साथ डॉक्टर मृणाल झा थे, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि इस बार के जो वेरिएंट हैं वो काफ़ी कम लक्षण दिखा रहे हैं, और वैसे लक्षण दिखा रहे हैं जिससे साफ तौर पे पता नहीं चल पा रहा है। ख़ास तौर पे पिछली बार ऑक्सीजन की ज़रूरत लोगों को ज़्यादा पड़ी थी। इस बार अगर देखें तो वो जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, और इसीलिए इस बार 7 दिनों का आइसोलेशन सेंटर, यानी सरकार के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि 7 दिन में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है और लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर तब जब अचानक से कोरोना बिहार में बढ़ने लगा है। और भारत लाइव के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको भी मास्क, सैनिटाइज़र का प्रयोग, सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।